आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की। देखिए इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोड आपके सामने है BHIC 131। भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 को। इससे पहले चैप्टर 5 कवर किया था हमने, और इस बुक पे टोटल 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करके वहाँ से उस पाँचों चैप्टर को देख सकते हैं। देखिए चैप्टर 5 और चैप्टर 6 मैंने आपको पहले ही बताया था, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है। चैप्टर 5 के अंदर हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताएं, संबंधों की प्रकृति, समाज तथा धर्म। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो मुझसे। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप में जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती वो यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। प्लस जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है इस ग्रुप पे हम शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे भौतिक विशेषताओं की, यानी हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अब भौतिक विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें आती है, देखिए नगर योजना आती है, यानी किस प्रकार के नगर थे, किस प्रकार से उनका नगरों का निर्माण किया गया था, उस सब को डिस्कस करेंगे। औजार उपकरणों को डिस्कस करेंगे। लिपि के बारे में पढ़ेंगे। कला व दस्तकारी के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार की कला थी, किस प्रकार की दस्तकारी थी, और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन किस प्रकार था, उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार था, वेशभूषा कैसी थी, उनकी जीविका कैसी थी, क्या व्यवसाय करते थे वो, क्या उनका विनिमय का माध्यम था। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक विशेषताओं के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नगर योजना की जब हम बात करते हैं तो नगर योजना व्हीलर और पिग्ड, स्टुअर्ट पिग्ड के अनुसार प्रत्येक नगर, देखिए प्रत्येक नगर जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं ना, वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक था दुर्ग, एक था ऊंचा भाग जिसको दुर्ग नाम दिया गया है, और दूसरा था निचला भाग। ठीक है, दूसरे को नाम दिया गया है निचला भाग, यानी कि दो भागों में ये सभ्यता बटी हुई थी भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से। एक था ऊंचा भाग जिसको दुर्ग नाम दिया गया है, और दूसरा था निचला भाग। जिसको दुर्ग नाम दिया गया है उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे और राजघराने के लोग रहते थे, या ये कह सकते हो कि आप व्यवस्था से इम्पोर्टेंट जितने भी व्यक्ति थे वो सब दुर्ग में रहते थे। शासन चलाने वाले ने राजा महाराजा, उनसे संबंधित जो उनके मंत्री वगैरह होते होंगे, वो सब कुछ कहाँ रहते थे, वो सब कुछ दुर्ग के अंदर रहते थे। यानी राजघराने के लोग, जितने भी वीआईपीज जो लोग थे वो सभी दुर्ग में रहते थे, ऊंचे स्थान पर। और दुर्ग में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो दुर्ग जो था ना, उसके चारों तरफ एक किलेबंदी की हुई थी, चारों तरफ एक दीवार बनाई गई थी ईंटों की सहायता से, ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर आसानी से प्रवेश ना कर पाए। तो ऊपर का जो भाग था उसे दुर्ग कहते थे, और एक भाग था निचला भाग। अब निचला जो दूसरा भाग था उसके अंदर सामान्य जनसंख्या रहती थी, यानी सामान्य जो व्यक्ति थे, सामान्य जनसंख्या जो थी, वो सब निचले भाग के अंदर रहते थे। ये जो मोहनजोदड़ो आपने नाम सुना होगा ना, मोहनजोदड़ो नाम की जगह जो मिली है वो निचले भाग में ही मिली है। और हड़प्पा सभ्यता के शहर जितने भी मिले वो नदियों के किनारे मिले, रेगिस्तान के किनारे मिले, या समुद्र के तट के किनारे मिले। ठीक है, इन 3 जगहों पर हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले वो इन 3 जगहों पर देखने को मिले, नदियों के किनारे, रेगिस्तान के किनारे और समुद्री तट के आसपास। क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या है, नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि मिलती है, पानी का भरपूर प्रयोग मिल जाता है, नदियों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो जाता है। ठीक है, रेगिस्तान पर खादानें मिल जाती हैं, वहाँ से उनको जैसे तांबे का प्रयोग कर पाए, वो तांबे जैसी धातु वहाँ से मिल पाई उनको। ठीक है, समुद्री समुद्री इलाके से भी व्यापार करना आसान हो जाता था, दूसरे लोगों से मेल जोल बढ़ाना आसान हो जाता था। तो इसलिए इन जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो है देखने को मिलते हैं। सड़कें जो बनाई गई थी यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सड़कें। देखिए सड़कों का जो निर्माण था ना, वो बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया गया था। प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से सड़कों का जो निर्माण है ना, वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किया गया था। सड़कें और गलियों की जो बनावटें थी वो ऐसी बनावटें थी कि अगर प्राकृतिक हवा चलती थी तो प्राकृतिक हवा उन सड़कों और गलियों को अपने आप ही साफ कर देती थी। तो इस प्रकार से सड़कों और गलियों का सुनियोजित तरीके से निर्माण किया गया था, जो हड़प्पा सभ्यता की ये कह सकते हो कि एक बेहतरीन विशेषता रही है। जल निकास प्रणाली का ऐसा प्रबंध था, ऐसा सुनियोजित निर्माण था कि
शायद आज के समय में भी ऐसा जल निकास प्रणाली जो है प्रयोग में ना लाई गई हो, इस प्रकार से जल निकास प्रणाली का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में जो भवन मिले वो पक्की ईंटों के मिले। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्की ईंटों का ही प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन ऐसी जगह है जहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान मिले, लेकिन जो मेन शहर थे जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वहाँ पर पक्की ईंटों से बने हुए भवन मिले थे। तो ये थी नगर निर्माण योजना हड़प्पा सभ्यता की। इसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें थी। मृदभांड, मृदभांड किसे कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। मृदभांड होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन को कहते हैं मृदभांड। जो मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे वो बिल्कुल सीधे थे या सादे थे, सादे अवस्था में बने हुए थे, मतलब इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग उन पे नहीं थी या इतनी ज़्यादा कलाकारी उस पर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो देखने में काफ़ी सुंदर थे। बर्तन जो मिले थे, मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन मिले थे, उन पर क्या था, लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी की गई थी। ठीक है, लाल पट्टी हुआ करती थी बर्तन के ऊपर और काले रंग की, उस पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों में क्या क्या चित्र बनाए जाते थे, क्या क्या चित्र हुआ करते थे। पेड़ों की पत्तियाँ होती थी। ठीक है, तराजू जाली का काम होता था। तराजू वाली जो जालियाँ होती है ना, ऐसे ऐसे करके जो बनी होती है, उनका काम। पीपल का वृक्ष बना होता था। पक्षियों के चित्र बने होते थे। मछलियों के चित्र बने होते थे। पशुओं के चित्र बने होते थे। ये सभी चित्र मिट्टी के बर्तनों जो मिले हैं खुदाई के दौरान, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, उन सभी पर देखने को मिले हैं। मिट्टी के कुछ बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी मिले हैं। ठीक है, जो क्या बताते हैं हमें कि उस समय व्यापार भी हुआ करता था, है ना, व्यापार की दृष्टि को दर्शाते हैं वो सब कुछ चिन्ह जो मिट्टी के बर्तनों पर देखने को मिले हैं, जो मुद्रा से मेल खाते हैं। इसके बाद औजार की बात करें तो किस प्रकार के औजार और उपकरण मिले हैं। देखिए, इस सभ्यता में अनेक स्थलों पर औजार मिले हैं। ठीक है, अब वो तांबे के भी हैं, कांसे के भी हैं और पत्थर के भी हैं। ठीक है, इन तीन धातुओं का प्रयोग अत्यधिक हड़प्पा सभ्यता के अंदर किया गया था। तांबा, कांसा और पत्थर, इनसे बने जो औजार मिले वो कौन कौन से थे। कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, चाकू मिला है। ठीक है, और कुछ बाद के चरणों में, यानी बाद के चरणों में आपको पता ही है कि जब औजार बनाने में तकनीकी का डेवलपमेंट हो गया था तो उन्होंने छोटे औजार बनाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि छुरी हो गया। ठीक है, नुकीली छुरी हो गई, नोक वाले हो गए। ठीक है, तीखे, मतलब जो कि छोटे हथियारों और तीखे हथियारों, ऐसे औजार देखने को मिले। चाकू हो गया। ठीक है, चपटे तथा तीखे नोक वाले औजार, ये सभी बाद के चरणों में बनाए गए थे। यानी पहले चरणों में कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू ये सब था, और बाद के चरणों में तीखे और नुकीले औजार बनाए गए थे। तो ये सभी औजार मिले। इस सभ्यता के लोग कांसे की ढलाई, देखिए इस सभ्यता के लोग कांसे की ढलाई की तकनीकी से परिचित थे। इस सभ्यता के लोग जानते थे कि जो कांसा धातु है उसकी किस प्रकार से, उसका किन किन चीज़ों में उसका प्रयोग किया जा सकता है, ढलाई करके उस धातु से क्या क्या बनाया जा सकता है। इस तकनीक से उस समय के जो लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो इस तकनीकी से परिचित थे, कांसे की ढलाई की। कला और शिल्प की जब हम बात करते हैं तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकृति मिली है, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली थी जो नग्न अवस्था में थी, यानी नग्न अवस्था की मूर्ति थी, जो उसकी जो अवस्था थी वो नृत्य मुद्रा की थी, यानी वो लगभग नाचती हुई मूर्ति थी। और वो मूर्ति जो थी वो किसी महिला की मूर्ति थी, और उस मूर्ति में जो महिला ने श्रृंगार किया हुआ था, चूड़ी भी पहन रखी थी। ठीक है, और लंबे बाल थे इत्यादि, नृत्य की अवस्था में वो मूर्ति मिली थी। ठीक है, और इसके साथ साथ कांसे और पक्की मिट्टी की प्रतिमा, जैसे भेड़, कांसे की भी प्रतिमाएं मिली और पक्की मिट्टी की भी प्रतिमाएं मिली। प्रतिमाएं होती हैं मूर्तियां। ठीक है, ऐसी मूर्तियां देखने को मिली। इन मूर्तियों में भेड़, बंदर, पक्षियों, कुत्तों, ठीक है, कुबड़दार सांड इत्यादि जानवरों की या इत्यादि पक्षियों की जो है मूर्तियां देखने को मिलती है। इसके साथ साथ देखिए, कांस्य धातु के दो खिलौने मिले हैं जो खिलौना गाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, दो खिलौना गाड़ी भी मिली हैं। ये जो खिलौना गाड़ी है, एक मिली थी हड़प्पा से और दूसरी मिली थी चानूदड़ो से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कलाकृतियाँ हैं जो बताती हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो चीज़ें मिली हैं वो किस प्रकार से विशेषताएं रखती हैं। मोहनजोदड़ो से एक और चीज़ प्राप्त हुई है
एक दाढ़ी वाले सिर की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, एक दाढ़ी वाले सिर की प्रतिमा, ये प्रसिद्ध कलाकारी है। इस मूर्ति के चेहरे पे सिर्फ दाढ़ी है, मूछ नहीं है। सिर्फ दाढ़ी दाढ़ी है, मूछ नहीं है। विद्वानों का या इतिहासकारों का ये कहना है कि ये हो सकता है ये किसी पुजारी की प्रतिमा बनाई गई हो, यानी कि सिर्फ प्रतिमा का सिर सिर मिला है। ठीक है, पूरी प्रतिमा नहीं है, सिर्फ सिर सिर है जिसके अंदर दाढ़ी बनाई गई है और मूछ उसके अंदर नहीं है। तो ये भी एक प्रसिद्ध कलाकारी मानी जा सकती है मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो सेल खड़ी, गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर जैसे पत्थरों का प्रयोग करते थे मनके बनाने में। सेल खड़ी एक धातु होती है, ठीक है, गोमेद भी एक धातु होती है, और लाल पत्थर, इन सभी पत्थरों की सहायता से क्या बनाते थे वो, मनके बनाते थे। ठीक है, मनके बनाने का काम वो करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां हैं उन बस्तियों से लगभग 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं। ठीक है, 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, और ये जो मोहरें हैं ये चौकोर मिली हैं और गोल मिली है। बहुत सारी मोहरों पर जो है वो एक सांड वाली प्रतिमा जो है बनी हुई थी। ठीक है, कुछ मोहरों पर पक्षियों के चित्र बने हुए थे, कुछ मोहरों पर पशुओं के चित्र बने हुए थे। तो इस प्रकार की मोहरें लगभग 2000 के आसपास मोहरें जो हैं प्राप्त हुई हैं पुरातत्व विभाग को। और ये जो मोहरें हैं ये सेल खड़ी नाम की धातु से बनाई गई हैं। सेल खड़ी नाम की धातु से ये जो है मोहरें बनाई गई हैं। सिंधु लिपि की जब हम बात करते हैं तो सिंधु लिपि अपने आप में एक विशेषता रखने वाली लिपि है। क्योंकि विशेषता इसलिए रखती है, ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इतनी कठिन लिपि है ये, आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। ये जो लिपि है ये शब्दों में नहीं लिखी गई है, ये सांकेतिक भाषा में लिखी गई है। सांकेतिक भाषा यानी कि चित्र आप कह सकते हैं, इस प्रकार के कोई चित्र बनाए दिए गए हैं, चित्रों की सहायता से इस लिपि को लिखा गया है। अब इन चित्रों का क्या कहा जाता है कि प्रत्येक चित्र जो है इसके अंदर वो किसी ना किसी या तो वाक्य को बताता है या वो किसी शब्द का प्रतीक है। लेकिन इतनी कठिन लिपि है और इतनी संक्षिप्त है ये, यानी कि कम लिखी गई है, जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये जो लिपि है, ये जो ये जितनी भी चित्रकारी है ये मोहरों पर देखने को मिलती है। मोहरें जितनी प्राप्त हुई है उस पर छपी गई है, इसीलिए इसे पढ़ना इतना ही कठिन हो जाता है। क्योंकि ये संक्षिप्त है, छोटी से छोटी फॉर्म में लिखी गई है, इसीलिए इनको पढ़ना जो है कठिन हो जाता है। लिपि की जो लिखावट है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। हम लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, लेकिन जो इसकी लिखावट है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। और अभी तक इस लिपि को पढ़ने में किसी को भी सफलता नहीं मिली है। तो लिपि की अपनी एक विशेषता आज भी बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन यापन की। किस प्रकार का जीवन यापन रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। तो देखिए, इस सभ्यता की जो बड़ी आबादी है वो कृषि उत्पादन पर निर्भर थी, यानी कृषि का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, कृषि उत्पादन पर ही निर्भर थी। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरी जनसंख्या कृषि उत्पादन पर ही निर्भर थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो अन्य कार्यों में लगे हुए थे, अर्थात मनके बनाना, ठीक है, व्यापार करना, इन कार्यों में भी लोग लगे हुए थे। लेकिन एक बड़ी आबादी जो थी हड़प्पा सभ्यता की वो किस में थी, वो कृषि उत्पादन पर निर्भर थी। लोग भेड़ बकरियां पालते थे, ठीक है, भेड़ बकरियां, सूअर, भैंस आदि जानवरों को पालते थे। ठीक है, जंगली जानवरों से भी परिचित थे। कुछ ऐसे जानवरों की हड्डियां खुदाई के दौरान मिली है, जैसे हाथी हो गया, ठीक है, हिरन हो गया, ऐसे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि जंगली जानवर से भी लोग जो है परिचित थे। इस सभ्यता में दो किस्म के गेहूँ मिले हैं, ठीक है, और दो किस्म के जौ मिले हैं। जो मिले हैं उसकी भी दो किस्म हैं, और जो गेहूँ मिले हैं उसके भी दो किस्म हैं। मटर के दाने भी मिले हैं, खजूर मिले हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मटर, खजूर जैसी चीज़ों से भी उस समय उस सभ्यता के जो लोग थे वो परिचित थे। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य भी मिला है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, ठीक है, सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। कालीबंगन जगह है, वहाँ से मिले हैं जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। इसमें तेल और सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तेल और सरसों की खेती के साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि तेल और सरसों की खेती करने में लोग या कह सकते हो कि तेल और सरसों की खेती से उस समय के जो लोग थे वो परिचित थे। तो इस प्रकार का जीवन यापन हड़प्पा सभ्यता के लोग जीते थे। मुख्य आबादी, ज़्यादातर जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी, और इस प्रकार के भेड़ बकरी जानवरों को पालते थे, वो जंगली जानवरों से परिचित थे। इस प्रकार की जो फसलें वहाँ पर मिली देखने को, ये सब कुछ है। सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो ये इनका जीवन यापन था। कच्चे माल की यदि हम बात करें, यानी कच्चा माल हड़प्पा सभ्यता को लोगों को कहाँ से प्राप्त होता था। कच्चा माल क्या होता है, जो भी धातु वो प्रयोग करते थे, जैसे कांसा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया,
पत्थर हो गया, ये सारे कच्चा माल की अवस्था में प्राप्त वो कहाँ से करते थे? ज़्यादातर वो जोधपुरा, बागोर, गणेश्वर, इन जगहों से कच्चा माल वो प्राप्त करते थे। ये सभी इनको कच्चे माल प्राप्त करने वाली स्थिति। जैसे तांबा, तांबा इनका प्रमुख स्रोत था प्रयोग करने का कच्चे माल के रूप में। गणेश्वर जो जगह है, यहाँ से लगभग 400 से अधिक जो है तांबे की तार प्राप्त हुई है। ठीक है, 50 लगभग मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं और 58 तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो स्थान थे, ये इनके कच्चा माल एकत्रित करने वाले स्थान थे, किनके? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के। विनिमय की बात करें तो किस प्रकार का लेन देन था इनका, किस प्रकार से ये विनिमय करते थे? ठीक है, बाजार विनिमय क्या होता है आपको सभी को पता ही होगा। विनिमय होता है लेन देन, नाप तोल का साधन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने आपसी विनिमय और व्यापार को नियंत्रित किया था। यानी जो इनका आपसी विनिमय था, जो व्यापार था, इसको नियंत्रित किया था, इसको संभाले रखा था। सभी क्षेत्रों में तोल की जो प्रणाली थी वो एक जैसी थी। ऐसा नहीं था कि कहीं और माप कुछ और है तोल का, लेकिन दूसरे क्षेत्र में माप कुछ और है। पूरी हड़प्पा सभ्यता जो फैली हुई थी, वहाँ सभी एक प्रकार की तोल माप प्रणाली थी। अब ये जो लोग थे, ये 1, 2, 4, 8, 64, 16 यानी 16 के गुणन वाले नाप तोल के बाटों का, ये कह सकते हो कि नाप तोल की जो संख्याएं थी, इनका प्रयोग करते थे। 1, 2, 4, 8, 64, 16। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ये था विनिमय का माध्यम हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। ये इस प्रकार के नाप तोल का जो है प्रयोग करते थे। व्यापारिक संबंध की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार का व्यापारिक संबंध था और किससे व्यापारिक संबंध था? तो जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं ना, तो हमें पता है कि इराक पर कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया। तो ये माना जाता है कि समुद्री तट के मार्ग से, जैसे बालाकोट की जगह हो गई, ठीक है, लोथल जगह हो गई, लोथल, वहाँ पे रंगपुर नाम की जगह है, यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है कि लोगों का जो व्यापारिक मार्ग था, ये समुद्र के आसपास, यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे, यहाँ से ये लोग एक दूसरे से व्यापारिक संबंध रखते थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता आप सभी को पता होगा, ये इराक की सभ्यता थी। तो प्राचीन लेखों, मुहरों और कलात्मक वस्तुओं से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संबंध मिलता है फारस की खाड़ी से और मेसोपोटामिया के साथ। यानी इससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता से और फारस की खाड़ी जैसे लोगों के पास से ये व्यापार करते थे, इनका आपसी लेन देन इनके साथ था। इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन की। किस प्रकार के परिवहन के साधन थे इनके पास? तो देखिए, बेसिकली उस समय आप सभी को पता ही होगा किन चीज़ों का प्रयोग करते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाव का, जहाज़ों का, ठीक है, और ज़मीन की बात करें तो बैलगाड़ी का। तो यही प्रमुख इनके परिवहन के साधन थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो मोहरें जो प्राप्त हुई है, उन पर नावों के चित्र मिले हैं, जहाज़ों के चित्र मिले हैं, जो क्या बताते हैं कि उस समय जो लोग थे, उस समय उनका परिवहन का साधन क्या था? नाव हुआ करते थे, जहाज़ हुआ करते थे। लोथल से मिट्टी का एक खिलौना मिला है, जहाज़, ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि वो डेमो रहा होगा, उसकी सहायता से ये बड़ा जहाज़ बनाया होगा। तो इससे पता चलता है कि जहाज़ और नाव इनके जो परिवहन के साधन थे एक जगह से दूसरे जगह तक जाने पे। लेकिन ज़मीन की बात करें तो ये बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। रंगपुर और बालाकोट दो ऐसी जगह हैं जो बाहरी व्यापार के लिए प्रयुक्त होती थी। ठीक है, बाहरी व्यापार यानी कि इन जगहों से ये दूसरी सभ्यता के लोगों के साथ मिलते थे, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। तो ये इनका परिवहन वाला जीवन रहा। अब हम बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। देखिए, सामाजिक जीवन की बात करते हैं, सबसे पहले आती है हमारी वेशभूषा। वेशभूषा की बात करें तो सबसे पहले उनकी शारीरिक बनावट। जितने भी कंकाल मिले हैं आज तक खुदाई के दौरान, उससे पता चलता है कि जो शारीरिक बनावट थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, वो आज के निवासियों जैसी ही थी। यानी आज जो मनुष्य है, आज जो पुरुष है, जो स्त्रियां हैं, इस प्रकार के ही मनुष्य उस समय निवास करते थे। पुरुष जो थे वो अपने निचले भाग पर को कपड़े से ढकते थे, ठीक है, लपेटते थे, और कंधे पे वो वस्त्र रखते थे, कंधे पर वस्त्र रखते थे और आभूषणों का वो प्रयोग करते थे। यानी कि निचले भाग को वो आप कह सकते हो कि कपड़े से, लुंगी से लपेट के रखते थे, और ऊपरी भाग पर वो कंधों पर एक प्रकार का अपना वस्त्र लपेट कर रखते थे और गले में वो आभूषणों का प्रयोग करते थे। महिलाएं जो थी वो कमर पर गहने पहनती थी, ठीक है, गले में हार पहनती थी और चूड़ियों का प्रयोग करती थी। पुरुष और महिलाएं दोनों ही लंबे बाल रखते थे, दोनों को ही लंबे बाल रखने का
ये कह सकते हो कि शौकीन थे, या कह सकते हो कि उस समय के जो लोग थे वो लंबे बाल ही रखते थे। और हड़प्पा वासी जो थे ना, वो खेल में चौसर का प्रयोग करते थे, ऐसा साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, चौसर मिला है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो मनोरंजन के तौर पर या खेल के तौर पर चौसर का प्रयोग करते थे। चौसर आप सभी जानते ही होंगे, लगभग एक चेस की तरह होता है ये चौसर। ठीक है, खाने बने होते हैं ऐसे ऐसे, आप सबने देखा हो, शायद महाभारत में आपने देखा हो, तो शायद वो चौसर ही खेलते हैं। तो चौसर जैसे खेल का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए हड़प्पा वासी। मुख्य व्यवसाय की बात करें तो किस प्रकार का व्यवसाय करते थे? मुख्य व्यवसाय था हड़प्पा वासियों का मनके बनाना। ठीक है, मनके बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया वो किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग करते थे, लाल पत्थर का, ठीक है, सेलखड़ी का, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो मनके बनाना इनका मुख्य व्यवसाय था। और विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग करके, बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग करके ये लोग क्या करते थे, मनके बनाते थे। ठीक है, ये पत्थरों के औजार बनाते थे। ठीक है, कांस्य और तांबे के बर्तन बनाते थे, कांस्य और तांबे के बर्तन बनाते थे, ईंटें बनाते थे, मकान बनाते थे, मोहरे बनाते थे। ये सभी इनके व्यवसाय थे। क्या थे ये सभी इनके व्यवसाय? खेती तो ये करते ही थे, ठीक है, कृषि तो ये करते ही थे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये काम भी करता था जिनका काम था तांबे के बर्तन बनाना, कांसे के बर्तन बनाना, पत्थरों के औजार बनाना, ईंटें बनाना, मकान बनाना, मोहरे बनाना इत्यादि। तो ये इनका क्या था, मुख्य व्यवसाय था। धार्मिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार का धार्मिक जीवन जीते थे हड़प्पावासी? मोहनजोदड़ो में कई बड़े भवनों को मंदिरों के रूप में देखा गया है। मोहनजोदड़ो से कई बड़े भवन देखने को मिले हैं जिनको मंदिरों के रूप में देखा गया है। अब उनमें जो मूर्तियाँ मिली वो पत्थर की मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली। मातृ देवी की मूर्तियाँ, आप कह सकते हो कि मातृ देवी की ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें एक महिला की मूर्ति है वो, और कभी कुछ मूर्तियों में महिला के पास एक शिशु भी है। तो ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं मंदिरों से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानघर मिला है जो क्या बताता है, विशाल स्नानघर बताता है कि ये स्नानघर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग होता था। यानी लोग, एक बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते थे और हाथ पैर धोने के लिए ये जो स्नानघर है वो काम आता होगा। तो ये स्नानघर बताता है कि धर्म के प्रति भी उस समय के जो लोग थे उनका ध्यान, मतलब वो धर्म के प्रति भी एक अच्छी आस्था रखते थे उस समय के लोग। इन मूर्ति में सबसे जो मूर्तियाँ जो मिली हैं, जितनी भी मूर्ति मिली, इसमें शिव की मूर्ति जो एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, वह देवता बकरी, हाथी, शेर, चीता, हिरण आदियों से घिरा हुआ है। मार्शल ने कहा, जॉन मार्शल ने इसे पशुपति का नाम दिया। पशुपति कौन है? हमारे शिव भगवान। शिव भगवान को पशुपति कहा जाता है। पशुपतिनाथ का मंदिर भी आपको पता होगा, नेपाल के अंदर काठमांडू में जो मंदिर है वो पशुपतिनाथ का मंदिर है, और पशुपतिनाथ को ही भगवान शिव का नाम दिया गया है। यानी भगवान शिव पशुपति नाम से भी जाने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा भी करते थे। ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे जिसमें वो वृक्षों की पूजा करते थे। प्रकृति को वो एक तरह की मातृ के रूप में स्वीकार करते थे, यानी माँ के रूप में वो प्रकृति को स्वीकार करते थे, और प्रकृति की पूजा के लिए वो वृक्षों की पूजा करते थे। तो इससे पता चलता है कि उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने सारी जो भौतिक विशेषताएं वो डिस्कस कर ली है। ठीक है, किस प्रकार उनका जीवन था ये डिस्कस कर लिया है, कैसी प्रकृति का जीवन था, क्या उनका धार्मिक जीवन था, क्या उनका सामाजिक जीवन था, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।